स्टार्ट करना भूल गई। तो देखो, देहि इंद्रिय मन संतापी सर्वरोग अग्रजो बलि ज्वर प्रधानो रोगाणाम मुक्तो भगवतापुरा। तो जो भगवतापुरा वर्ड आया है वो चरक संहिता के लिए आया है। ठीक है, कई बार एमसीक्यूज में ऐसे कोटेशन दे देंगे कि ये कोटेशन किस आचार्य की है। ठीक है, तो हमें पता है ये कौन से आचार्य की है, ये चरक जी की है। ठीक है, तो कई बार ऐसे ना बहुत सारी कोटेशन हो जाती हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है हमें। ठीक है, कि ये किस आचार्य ने ऐसी लाइन बोली है। तो देखो, जब हम चरक संहिता की बुक देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत भागवत कथा जैसी बुक है। तो भगवतापुरा से याद रखेंगे कि ये चरक संहिता के लिए आया है। ठीक है, दूसरा आते हैं जन्मादो निधने चैव। जन्मादो निधने चैव प्रायो विशति देहिनाम। मतलब जन्मादो यानी जन्म के समय, और निधन यानी जब मृत्यु होती है, दोनों समय में ही क्या होता है, ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, ज्वर देखा जाता है। तो ये लाइन किसने कही, और आगे क्या लिखा है इसमें, अतः सर्व विकाराणाम अयम राजा प्रकीर्तिता। तो इसीलिए इसको सारे रोगों का क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। ये लाइन किसने कही है, सुश्रुत जी ने कही है। तो सुश्रुत जी क्या थे, ये सर्जरी के राजा थे, ऐसे करके याद करेंगे इस चीज को। तो राजा वाला जो चीज आएगी, ठीक है, राजा वाला जो चीज आएगी वो किस लिए आएगी, वो आएगी सुश्रुत जी के लिए। तो अगर ये कोटेशन आता है तो आप इसको राजा से पहचानेंगे कि ये हमें टिक करना है कि ये सुश्रुत जी की है कोटेशन। ठीक है, भगवता पूरा वर्ड आएगा जहां पे, तो वो चरक जी की है। ठीक है, और जहां राजा वाला वर्ड पकड़ेंगे तो वो सुश्रुत जी का है। अगला क्या है, ज्वरो रोगपति ही पापमा। तो देखो, आचार्य जो वाग्भट जी हैं यानी अष्टांग हृदय, उन्होंने क्या बताया, इसको पापमा वर्ड से बोला है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आचार्य वाग्भट जी ने इसको ज्वर को पापमा नाम से बुलाया। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं। देखो, निदान पंचक का वर्णन करा है। मैंने बताया इस अध्याय में दो प्रकरण हैं। एक प्रकरण है निदान पंचक का, दूसरा प्रकरण है जो ज्वर निदान का। ठीक है, अब निदान शब्द जो है ना, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। निदान शब्द दो अर्थों में इसको लिया जाता है। एक होता है व्याधि जनक, एक होता है व्याधि बोधक। ठीक है, एक होता है व्याधि जनक, व्याधि जनक, और एक होता है व्याधि बोधक। ठीक है, अब देखो व्याधि जनक का क्या मतलब है। व्याधि जनक का मतलब है जो व्याधि को उत्पन्न करे। जनक मीन्स होता है फादर। ठीक है, जो व्याधि को उत्पन्न करे वो व्याधि जनक। यानी अगर हम निदान की बात कर रहे हैं और व्याधि जनक और व्याधि बोधक दो अर्थों में इसको ले रहे हैं, तो व्याधि जनक हेतु कौन सा है, व्याधि जनक निदान कौन सा है, जो हेतु है खाली। ठीक है, इससे हम खाली हेतु को समझेंगे। और जो व्याधि बोधक है, यानी जो व्याधि का संपूर्ण ज्ञान करा रहा है, तो व्याधि बोधक में हम संपूर्ण निदान पंचक को लेंगे। निदान पंचक में क्या आता है, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। अभी देखेंगे इसको कैसे याद करेंगे, इसको भी याद कराऊंगी। तो देखो, जो निदान शब्द है, निदान शब्द को हम दो अर्थों में लेते हैं। एक होता है व्याधि जनक, एक होता है व्याधि बोधक। ठीक है, व्याधि जनक जो वर्ड है, व्याधि जनक से हमें सिर्फ हेतु लेना है, जो कॉज होता है व्याधि का। और व्याधि बोधक से हमें संपूर्ण निदान पंचक को समझना है। ठीक है, संपूर्ण निदान पंचक को समझना है। अब देखो, इस स्थान का नाम निदान स्थान ही क्यों रखा गया है, क्यों, क्योंकि इनमें देखो निदान तो दोनों में आ रहा है, व्याधि जनक वाले में भी आ रहा है, व्याधि बोधक वाले में भी आ रहा है। तो व्याधि बोधक में निदान पंचक है। ठीक है, निदान पंचक का क्या मतलब है, इसमें पांचों चीजें हैं। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। तो निदान क्या है, व्याधि जनक भी है, व्याधि बोधक भी है। ठीक है, लेकिन व्याधि बोधक वाला जो है वो निदान पंचक है, उसमें पांच चीज आ रही हैं। तो निदान इसमें प्रधान होने के कारण इस स्थान का नाम निदान स्थान रखा गया। ठीक है, एक इसका रीजन ये भी है। अब आते हैं श्लोक नंबर 3 में। तो निदान का लक्षण बोला गया है यहाँ पे। तो क्या बोल रहे हैं कि इह खलु हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम निदानम इत्य अनर्थांतरम। अब देखो ये जो वर्ड है ना, ये लिखा है अनर्थांतरम। ये अर्थांतर नहीं है, बहुत से टीचर इसको अर्थांतर बोलते हैं, लेकिन ये अनर्थांतर। देखो यहाँ पे जो संधि है, यहाँ पे इसको अ का बोध करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो अनर्थांतरम, अनर्थांतर का मतलब होता है कि सिनोनिम्स। ठीक है, अब आप पूछोगे कि अर्थांतर क्या होता है, तो अर्थांतर का मतलब होता है कि एक ही पद के अलग अलग अर्थ लेना। ठीक है,
मैंने बोला अनर्थांतरम। अनर्थांतरम का मतलब है कि सिनोनिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे निदान के 8 सिनोनिम्स बताए गए हैं। अब अर्थांतर क्या होता है? अर्थांतर का मतलब है कि एक ही पद के अलग अलग अर्थों को लेना। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो रस। ठीक है, अगर हम क्रिया शारीर की बात करें, रस मीन्स रस धातु। ठीक है, आहार रस हो सकता है। भैषज कल्पना की बात करें तो रस से हम स्वरस कल्पना ले सकते हैं। रस शास्त्र की बात करें तो रस से हम पारद समझेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य की बात करें तो रस से हम काव्य रस, ऐसे करके अनेक रस होते हैं, तो वो समझ सकते हैं। तो एक ही पद के बहुत सारे अर्थों का होना वो कहलाता है अर्थांतर। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड आया? यहाँ पे अनर्थांतर आया। तो अनर्थांतर का मतलब होता है सिनोनिम्स। यहाँ पे निदान के 8 सिनोनिम्स का वर्णन किया गया है। कौन कौन से सिनोनिम्स है? हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान और निदान। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, एग्जाम में लिखने के लिए भी आ सकता है, 1 लाइन वाले आंसर्स में भी इसको पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निदान का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो ये याद करना है आपको, हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान। श्लोक याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद होता है तो क्या करना है? तो याद करना है हनी, आक का प्रसूत। क्या याद करना है? हनी, आग का प्रसूत। ह से हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान। ठीक है, मैंने बोला 8 निदान के यहाँ पे पर्याय बताए गए हैं, निदान के 8 पर्याय बताए गए हैं। अगर श्लोक याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है आपको कैसे याद करना है? हनी, आग का प्रसू, इसकी ट्रिक है। तो हनी से क्या हो जाएगा? हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान। इसी को मिला के लिख दो, ब्लैक पेन से लिख दो, श्लोक हो जाता है। ठीक है, तो ये निदान के 8 पर्याय हमने पढ़े। अब देखो, पर्याय तो देख लिया हमने, इसके अनर्थांतर हम देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है आगे? तत्र त्रिविधम असात्मेन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञाप्राद परिणाम चेति। अब ये निदान हैं कितने प्रकार के? तो ये निदान 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। ठीक है, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग का क्या मतलब है? जो हमारी इंद्रियां हैं उनके अर्थ हैं। ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 उनके अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, उनका या तो हीन योग या मिथ्या योग या अयोग होना। ठीक है, अयोग, हीन योग, मिथ्या योग। ठीक है, ये तीनों चीजें होना असात्मेन्द्रियार्थ संयोग कहलाता है। ये एक प्रकार का हेतु है। अब देखो, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अगर तिसरेष्णिय अध्याय पढ़ा होगा, चरक सूत्र स्थान का, तो उसमें त्रिविध हेतु करके 3 3 करके बहुत सारी चीजें बताई गई है ना। तो वहां पे भी ये तीनों हेतु बताए गए हैं, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम। ठीक है, वहां जाके देखना क्लास के बाद। ठीक है, और दूसरा क्या है? प्रज्ञापराध। अब प्रज्ञापराध हमें पता है क्या होता है कि धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत करुते और शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। तो क्या होता है? धी धृति स्मृति, तीनों का अगर नाश हो जाता है। ठीक है, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट, और जो इन तीनों के नाश के बाद जो व्यक्ति अशुभ कार्यों को करता है, और जिससे क्या होता है? तीनों दोषों का प्रकोप होता है। ये ऑथेंटिक डेफिनेशन है। ठीक है, देखोगे चरक शारीर एक में दे रखी है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रज्ञापराध कहा जाता है। सर्व दोषों का प्रकोप करने वाला होता है, तो व्याधि अपने आप ही कॉज करेगा, प्रज्ञापराध। परिणाम, और परिणाम क्या है? तो ये भी, इसकी डेफिनेशन भी वहीं दी गई है त्रिश्रेणी अध्याय में, सूत्र स्थान 11। ठीक है, त्रिश्रेणी अध्याय में ही इसकी डेफिनेशन भी दी गई है कि कालः पुनः परिणामम उच्यते। ठीक है, कालः पुनः परिणामम उच्यते, ऐसे करके लिखा गया है वहां पे। तो परिणाम का मतलब क्या है? कि काल। तो काल का भी क्या? हीन योग, मिथ्या योग, अयोग होना। ठीक है, तो देखो, परिणाम काल का कैसे? अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम वर्षा ऋतु का। ठीक है, तो हीन योग कैसे? कि अगर वर्षा ऋतु में वर्षा हो ही नहीं रही है तो दैट इज हीन योग, तो उससे भी व्याधि उत्पन्न होगी। ठीक है, वर्षा ऋतु में अगर कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है तो ये क्या है? मिथ्या योग है। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो क्या है? ये अति योग है। ठीक है, तो हमें उसको परिणाम से समझना है। तो ये 3 क्या हो गए? 3 प्रकार के हेतु बता दिए गए। अब हेतु के और भी भेद हैं, तो आगे चलते हैं, विमर्श में देखेंगे इसको।
तो नीचे विमर्श में आएंगे, देखो उपयुक्त हेतु चार प्रकार के भी माने गए। अभी हमने ऊपर तीन प्रकार के देखे, अब इनको और डिवीजन कर दिया, इसका चार प्रकार के भी हैं। कौन कौन से? सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। ठीक है, ये नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, और इसके आपको ये रोग निदान में भी काम आएगा, बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो ये यहीं से याद करके चलो, अच्छा रहेगा। तो कौन कौन से हैं? सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। तो सन्निकृष्ट का क्या मतलब है? सन्निकृष्ट को अगर हम समझें तो इसको इंग्लिश में अगर समझे तो नियरेस्ट कॉज। ठीक है, क्या बोलेंगे? नियरेस्ट कॉज। ठीक है, तो नियरेस्ट कॉज कैसे समझेंगे कि देखो, जैसे हमने वात प्रकोपक आहार लिया, रुक्ष लघु ऐसा आहार लिया हमने, शीत, तो इससे क्या हुआ? वात प्रकोप हो गया, सीधे सीधे व्याधि उत्पन्न हो गई। हेतु लिया और उससे व्याधि हो गई, ये क्या है? नियरेस्ट कॉज है, सबसे पास वाला कारण। ठीक है, हेतु लेने से सीधे सीधे व्याधि हो गई, तो ये क्या है? सन्निकृष्ट हेतु है। ठीक है, दूसरा विप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट को ऐसे समझेंगे कि डिस्टेंट कॉज। ठीक है, डिस्टेंट कॉज मीन्स दूर वाला कारण। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि हेमंत ऋतु में संचित कफ वसंत में कफजन्य रोग कारक होता है। देखो, कफ का संचय कब होता है? हेमंत ऋतु में। कफ का प्रकोप कब होता है? वसंत ऋतु में। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से। तो कफ का प्रकोप वसंत में क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने देखा था, हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो हेमंत ऋतु में कफ संचित होता हुआ आता है, वो क्या होता है? वसंत में जाके पिघलता है, सूर्य की उष्मा से पिघलता है, और फिर क्या करता है? कफ कारक, कफ जन्य रोग उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? डिस्टेंट कॉज है, हमें सीधे सीधे हेतु दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो लेकिन ये क्या है? हेतु है, तो ये क्या है? विप्रकृष्ट हेतु, डिस्टेंट कॉज है। दूसरा आता है व्यभिचारी। व्यभिचारी कई बार हम भूल जाते हैं ये चीज कि ये क्या होता है, तो इसको बोला जाता है वीक कॉज। तो व्यभिचारी को याद करो, बेचारा। बेचारा यानी व्याधि को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है? वीक कॉज है, व्यभिचारी, बेचारा से याद रखना है इसको। तो ये ऐसा हेतु होता है जो कि व्याधि उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता है, तो इसे बोला जाता है वीक कॉज। ठीक है, तो ये क्या है? कुपित दोष सभी रोगों का कारण होता है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। ठीक है, दोष कुपित होगा तो सारे रोग उत्पन्न करता है। अब अल्प आहार विहार से दोष का कोप अल्प हुआ तो दुर्बलता के कारण रोग उत्पन्न करने में समर्थ होता है, असमर्थ होता है, सॉरी। ठीक है, तो व्यभिचारी मैंने पहले ही बता दिया कि वीक कॉज है। तो अगर हम इसको ऐसे हेतुओं का सेवन करते हैं जो व्यभिचारी हैं यानी वीक हैं, तो उनसे व्याधि उत्पन्न नहीं होगी, व्याधि उत्पन्न करने में ऐसे हेतु असमर्थ होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला आता है कि प्राधानिक। ठीक है, तो प्राधानिक क्या है? प्राधानिक है स्ट्रॉन्ग कॉज। तो ऐसा हेतु जिसको सेवन करने से सीधे ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु भी हो सकती है, और ऐसी डिफॉर्मिटी भी हो सकती है जो मतलब नियर नियरर टू डेथ हो। ठीक है, तो ये क्या है? प्राधानिक यानी स्ट्रॉन्ग कॉज। तो इसका एग्जाम्पल है विष। ठीक है, जैसे विष सेवन से सभी की मृत्यु होती है। ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है या फिर कोई डिफॉर्मिटी आ सकती है बॉडी में। तो ये हमने चतुर्विध प्रकार के हेतु पढ़े। अब दोबारा से त्रिविध प्रकार के हेतु, एक और डिवीजन है, बहुत सारे डिवीजन है, इसको अभी टेबल के फॉर्म में भी समझाऊंगी नोट से। तो देखो, डिवीजन क्या है? दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। ठीक है, ये ध्यान से सुनना मेरी बात। कौन सा डिवीजन है? दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। अब दोष हेतु नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसा हेतु जो क्या करता है? दोष को प्रकोपित करता है। ठीक है, ऐसा हेतु जो दोष को प्रकोपित करेगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि वातज आहार विहार लेंगे तो वात प्रकोपित हो जाएगा, तो सीधे सीधे दोष प्रकोपित हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? व्याधि हेतु। ठीक है, तो ऐसा हेतु जिसको लेने से सीधे सीधे व्याधि हो जा रही है। ठीक है, सीधे सीधे हमें व्याधि दिखाई दे रही है, तो वो क्या है? व्याधि हेतु है। तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे क्या दिया कि मिट्टी खाना पांडु रोग का हेतु है। तो ये आप लोग ने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो दोबारा से सुन लीजिए कि क्या, मिट्टी खाने से पांडु रोग का होना, ये क्या है? ये सीधे सीधे व्याधि हेतु है। ठीक है, मिट्टी खाई तो उससे क्या हो गया? पांडु रोग हो गया। ये क्या है? व्याधि हेतु है। पहला हमने देखा दोष हेतु, दूसरा देखा व्याधि हेतु। अब उभय हेतु। उभय हेतु क्या है? ये दोष को भी प्रकोपित करेगा, ये व्याधि को भी कॉज करेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं मद्य। मद्य मीन्स अल्कोहल। अब मद्य लेने से क्या होता है? एक तो पित्त प्रकोपित होता है, ठीक है, पित्त बढ़ता है बॉडी का। दूसरा साथ ही साथ कामला रोग भी हो सकता है, कामला को हम जॉन्डिस से लेके रिलेट करते हैं, तो अल्कोहल लेने से। ठीक है,
तो मद्य का पान करने से क्या है, दोष भी प्रकोपित हो रहा है, कौन सा, पित्त। ठीक है, पित्त प्रकोपित हो रहा है, साथ ही साथ कामला को भी उत्पन्न कर रहा है। तो हमने ये त्रिविध प्रकार के हेतु भी देख लिया एक बार और, दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। ठीक है, अब अगला चलते हैं, दो प्रकार के और बताए गए हैं, क्या क्या, उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु। ठीक है, अब उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु, तो उत्पादक हेतु क्या है, जैसा हेमंत में मधुर रस का सेवन कफ का उत्पादक है। ठीक है, तो यहाँ पे नई चीज बन रही है, जैसे मधुर रस बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है, उत्पादक हेतु है। व्यंजक हेतु, इसमें कोई नई चीज बनेगी नहीं, जो पहले से संचित है वो ही बढ़ रही है या फिर वो ही अपना इफेक्ट शो कर रही है। तो व्यंजक हेतु में क्या है, जैसे संचित कफ का व्यंजक वसंत ऋतु में सूर्य का ताप है, तो सूर्य के ताप की वजह से पहले से जो संचित कफ था वो पिघल जाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझेंगे। तो मैंने क्या बताया, उत्पादक हेतु, उत्पादक हेतु में नई चीज बन रही है, मधुर रस की उत्पत्ति हो रही है। व्यंजक हेतु में सूर्य का ताप उसे पिघलाने का काम कर रहा है, यानी उसे और बढ़ा दे रहा है, तो पहले से वहां पे संचित कफ था, पहले से प्रेजेंट था। ठीक है, अब अगला और द्विविध भेद है, बाह्य और अभ्यंतर। ठीक है, बाह्य कारणों से जैसे आहार विहार हो गया, और कुछ अभ्यंतर कारणों से, ठीक है, जो दोष प्रकोपित होते हैं या व्याधि उत्पन्न होती है। अब देखो, इसको एक टेबल के फॉर्म में मैं बता देती हूँ, नोट्स में आते हैं नीचे, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हम्म, देखो ये चीज हमने पढ़ ली थी, निदान स्थान में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, ऑल्सो कॉल्ड व्याधि संग्रह स्थान और निग्रह स्थान। ठीक है, अब निदान यानी हेतु के भेद हम देख रहे थे, तो चतुर्विध। ठीक है, चतुर्विद कौन कौन से देखे हमने, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्राधान्य। ठीक है, अगर कभी भी ऐसे भेदों का वर्णन करो, ऐसे आता है निदान, तो आप ये टेबल बना दोगे, मोर देन इनफ है। ठीक है, अगर छोटा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर का, 1 नंबर का, तो उसमें आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी, प्राधान्य हम देख चुके हैं। सन्निकृष्ट यानी नियरेस्ट कॉज, विप्रकृष्ट डिस्टेंट कॉज, व्यभिचारी यानी वीक कॉज, प्राधान्य मतलब स्ट्रॉन्ग कॉज। ठीक है, त्रिविध, त्रिविध हमने 2 देखे थे, पहला देखा था असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, परिणाम को ही काल बोल रहे थे। त्रिविध में हमने देखा व्याधि हेतु, दोष हेतु और उभय हेतु। ठीक है, द्विविध में हमने क्या देखा, उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु, और द्विविध में एक और देखा हमने, बाह्य और आभ्यंतर। ठीक है, ये हमने निदान के भेद देख लिए। ठीक है, हम्म, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, अगले श्लोक में आते हैं, चौथे नंबर के श्लोक में क्या बोल रहा है, अतस्त्रिविधा व्याधयः प्रादुर्भवन्ति आग्नेयः सौम्यः वायवश्च द्विविध चापरे राजसा तामसाश्च। तो क्या क्या बताया है, 3 प्रकार की व्याधियां बताई हैं, सबसे पहले आग्नेय, सौम्य और वायव। ठीक है, फिर 2 प्रकार के और रोग बता दिए गए हैं, राजस और तामस। ठीक है, अब हमें पता है आग्नेय को हम किससे लेंगे, पित्तज रोगों से लेंगे, सौम्य को कफज रोगों से लेंगे, वायव्य को वातज रोगों से लेंगे। अब देखो ये 3 और ये 2, तो इनको कंबाइनली बोला जाता है पंचविध गद। तो ये वर्ड आपको लास्ट में मिलेगा, लास्ट वाला जो श्लोक है वहां पे दे रखा है कि इस अध्याय में क्या क्या बताया गया है, तो वहां पे पंचविध गद करके इनका वर्णन किया गया है। तो अगर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पंचविध गद से आप क्या समझते हैं, ठीक है, कई बार वाइवा में भी पूछते हैं ये, तो पंचविध गद क्या है, तो यही वात पित्त कफ यानी आग्नेय, सौम्य और वायव। ठीक है, और राजस और तामस, तो रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार बता दिए गए हैं, कंबाइनली इनको क्या बोला जाता है, पंचविध गद कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो व्याधि के लक्षण, क्या व्याधि के लक्षण बता रहे हैं, तो देखो अब हम लक्षण के नाम पे हम यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे पर्याय दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो जब भी पर्याय ऐसा भी पूछा जाता है, वाइवा में मेरे से पूछा गया था कि हम यहाँ पे जो पर्याय पढ़ते हैं, तो ये पर्याय दिए क्यों जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्याय देने के 2 कारण होते हैं, एक होता है व्यवहारार्थ, एक होता है लक्षणार्थ। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक होता है व्यवहारार्थ
ठीक है, व्यवहारार्थ, और एक होता है लक्षणार्थ। ठीक है, तो जो जिस चीज के भी पर्याय बताए जा रहे हैं, तो उनके व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है, उसके लक्षण कैसे हैं, इसको बताने के लिए उसके पर्याय बताए जाते हैं। तो देखो, जैसे हम द्रव्य गुण की भी बात करें, तो द्रव्य गुण में हम देखेंगे कि भाव प्रकाश, अगर हम देखते हैं निघंटु, तो उन्होंने भी सारी जो मेडिसिन है, सारी जो मेडिसिनल ड्रग के प्लांट्स हैं, उनका सब एक एक चीज का वर्णन नहीं किया है, लेकिन हर किसी के पर्याय बताए गए हैं। ठीक है, जैसे गुड़ूची का हम पर्याय देखें तो चक्र लक्षणी का, तो ये क्या है, उसके लक्षण को बता रहा है। ठीक है, उसके लक्षण को कैसे बता रहा है, जो हम अगर उसको काट के देखते हैं तो उसकी कांड में क्या होता है, चक्र की समान रचना दिखाई देती है, तो चक्र लक्षणी का, इसलिए उसका पर्याय ऐसा बताया गया है। ठीक है, आखू पर्णी, यानी मूषक के समान जिसके पर्ण होंगे, आखू पर्णी बोला गया है। ठीक है, अश्वगंधा, यानी उसके जो अश्वगंधा का पौधा होता है, उसकी मूल से अश्व के समान गंध आती है, इस वजह से उसका नाम है। तो पर्याय देने का कारण ही क्या है, व्यवहारार्थ और लक्षणार्थ, उसके व्यवहार को समझने के लिए, उसके लक्षण को समझने के लिए पर्याय बताए गए हैं। तो यहाँ पे व्याधि के भी पर्याय बताए गए हैं, क्या क्या, तत्र व्याधि आमयो, सबसे पहला पर्याय व्याधि, फिर आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग, इत्य अनर्थांतरम। तो ये व्याधि के पर्याय बता दिए गए हैं यहाँ पे, क्या क्या, व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार और रोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम विमर्श में देखें, तो हर एक चीज का मीनिंग बता रखा है। ठीक है, तो ये जो विमर्श है, ये भी चक्रपाणी टीका से ही उठाया गया। तो व्याधि क्या होता है कि विविधम दुखम आददाति इति व्याधि, जो बहुत सारे दुखों को देने का कारण है। ठीक है, जो बहुत सारे दुख देने वाली होती है, उसे क्या कहा जाता है, व्याधि कहा जाता है। तत्र व्याधि आमय, आमय मीन्स क्या, जो आम, जिसमें आम प्रेजेंट हो। ठीक है, आमय। ठीक है, गद, रोग, कद का मतलब होता है, वैसे तो विष से लिया जाता है कद को। ठीक है, तो ऐसे ही सबके अलग अलग पर्याय, अपने जो पर्याय हैं उनका मीनिंग बता रखा है, इनको पढ़ना, अच्छा विमर्श दे रखा है इसमें। तो हमने देखा कि जो पर्याय बताए जाते हैं, इनके दो रीजंस हैं बताने के, क्या क्या, एक व्यवहारार्थ, एक लक्षणार्थ। ठीक है, और हमने व्याधि के जो पर्याय देखे कौन कौन से थे, तत्र व्याधि आमयो, गद, आतंको, यक्ष्मा, ज्वरो, विकारो, रोग, इत्यनर्थांतरम। तो हमने इसके भी पर्याय देख लिए। ठीक है, अब देखो एक चीज ऐड करेंगे इसमें, यहाँ पे तो जो पर्याय बताए गए हैं। ठीक है, इसमें भी यक्ष्मा और ज्वर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो व्याधियों के भी नाम है। ठीक है, और ये व्याधि का पर्याय भी बता दिया गया है। ठीक है, अब वाग्भट जी ने इसके और भी पर्याय बताए हैं। ठीक है, वाग्भट जी ने और पर्याय क्या बताए हैं, हमने ऊपर भी देखा, पापमा, ये नोट कर लेंगे, पापमा बताया है, और दुख भी व्याधि का पर्याय बताया गया है, और साथ ही साथ आवाप। ठीक है, आवाप भी व्याधि का पर्याय बताया है आचार्य वाग्भट जी ने। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, क्योंकि इतना तक समझ आया, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप पे मेरा नंबर है। ठीक है, इतना तक समझ आया आप सभी को, बताएंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, बस उनका, उनका, ठीक है, शिवानी, ओके। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।